हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो ये है वर्ल्ड हिस्ट्री बिफोर 18th सेंचुरी की मेरी जो सीरीज है वर्ल्ड हिस्ट्री की, उसका ये लेक्चर तो वैसे थर्ड है। और अगर हम देखें कि इस लेक्चर के अंदर आज हम क्या कवर करेंगे, तो इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं मॉडर्न एरा। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो बात ये है, शुरुआत होती है मॉडर्न एरा की। तो हुआ क्या कि बाय द एंड ऑफ द मिडिल एजेस, जब मिडिल एजेस यहाँ पे धीमे धीमे, आप लास्ट लेक्चर देख कर आइएगा तब आप इस स्टोरी को समझ पाएंगे, बिकॉज आई विल एक्सप्लेन इट लाइक अ स्टोरी। तो आप इसको आरजे की तरह बस कान में ईयरफोन लगाइए और स्टोरी को सुनते रहिए। तो हुआ क्या कि मिडिल एजेस के अंत आते आते जो ये फ्यूडलिज्म का सिस्टम था, हमने फ्यूडलिज्म आपको समझाया है क्या है, तभी मैं कह रही हूँ लेक्चर 1 और 2 जरूर देख लीजिएगा, छोटे छोटे हैं। क्योंकि बार बार किसी भी चीज को रिपीट करने में जो मेन लेक्चर की जो क्वालिटी होती है ना, वो गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए आप भी थोड़े रिस्पॉन्सिबल रहेंगे पुराना पढ़ने के लिए। तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बात करेंगे बाय द एंड ऑफ मिडिल एजेस जो फ्यूडलिज्म का सिस्टम था वो अब धीमे धीमे खत्म होना शुरू हो चुका था। मॉडर्न एरा में अगर हम बात करें तो ये सिस्टम एकदम ही अपने आखिरी टाइम पे चल रहा था। और 14 से 17th सेंचुरी तक कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए, कुछ बदलाव आए, कुछ रिफॉर्म्स हुए, और जिनकी वजह से ये जो फ्यूडल ऑर्डर था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया था। तो अब हम बात करते हैं क्या रेनेसा और क्या रिफॉर्मेशन, तो ये सब बदलाव क्या थे। सबसे पहले रेनेसा की बात करते हैं। रेनेसा का मतलब क्या होता है पहले ये जानिए। रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ। अब रीबर्थ अगर हम किसी देश को लेके, किसी वक्त को लेके बात करें, तो एक नया जन्म होना। एक नया जन्म का मतलब ये नहीं कि एक नया बच्चा हो गया। नए जन्म का मतलब कि हर चीज में एक बदलाव आया, एक नया चेंज आया, एक नई दृष्टि से, एक नए विजन से लोग चीजों को देखने लगे। तो जो पीरियड था ये रेनेसा का, इसकी शुरुआत हुई 14th सेंचुरी से और ये 17th सेंचुरी तक चला। ये पहली बार इटली में इसकी शुरुआत हुई थी। क्यों? क्योंकि ट्रेड जो होता था, ट्रेड जो है वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी लेकर आया इटालियन सिटीज में। और यहाँ पे जो है वो फ्रीडम हुआ फ्रॉम फ्यूडल कंट्रोल। क्योंकि मेन बात क्या थी ना, कि जो इटालियन सिटीज थी इनके पास मोनोपोली थी, मोनोपोली नहीं कह सकते, वर्चुअल मोनोपोली थी। दिख नहीं रहा है बट है, वर्चुअल मोनोपोली थी इस ट्रेड की। तो अब क्या हुआ कि इट वॉज आफ्टर वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी एट एंड ऑफ 15th सेंचुरी, जब 15th सेंचुरी की एंड तक वॉयज वगैरह डिस्कवर हुए, तो पोर्तुगल और स्पेन की अगर हम बात करें, एंड सब्सिक्वेंटली जो हॉलैंड है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये सब भी अब धीमे धीमे करने के लिए धीमे धीमे ट्रेड पे डोमिनेंट हो रहे थे। हमने भी ये चीज़ देखी कि भाई सबसे पहले हमारे यहाँ भी पोर्टुगीज आए हैं ना, फिर ऐसे आते गए और आग लास्ट में, मतलब सेकेंड लास्ट में यहाँ पे ब्रिटिश लोग आए। तो ऐसे धीमे धीमे और बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे यूरोपियंस अब ट्रेड में आने लग गए थे। बाद में क्या हुआ कि ये रेनेसा सिर्फ इटली तक नहीं सीमित रह गया, अब ये बाकी सारे यूरोप में भी फैलने लगा था। शुरुआत ये हुई कि ये जो शुरुआत हुई, उसकी शुरुआत हुई एज अ मोमेंट टू रिविज द ओल्ड स्क्रिप्चर्स। एंड अब ये एशियन ग्रीस के बारे में पढ़ने लगे, रोम के बारे में पढ़ने लगे। बट जल्द ही मोमेंट जो है वो बदला और नए नए आइडियाज आर्ट के अंदर, रिलीजन के अंदर, लिटरेचर के अंदर, फिलॉसफी के अंदर, साइंस एंड पॉलिटिक्स के अंदर, ये सारे नए नए आइडियाज आने लगे। अब होता क्या है कि जब भी कोई साइंटिफिक नेचर का हो जाता है, जब भी कोई साइंटिफिक नेचर का हो जाता है, तो अपने आप ही क्या होता है कि जो ये रिलीजियस फैक्टर होता है, कि अगर मान लो ऐसा है कि रिलीजियस फैक्टर नहीं कम होता, बट ऐसा जरूर हो जाता है कि अगर
कोई चीज पे आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो, वो चीजें थोड़ी सी कम होने लगती हैं। आप हर चीज में थोड़ा वजह ढूंढने की, रीजन ढूंढने की कोशिश करते हो कि इफ दिस इज हैपनिंग तो व्हाट इज द रीजन। तो वहां पे क्या था, उस वक्त जो चर्च थे उनका बहुत डोमिनेंस था। वो कुछ भी बोलते थे, जो हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में, खासकर 2 में मैंने आपको बताया है। तो अब चर्च की जो इन्फ्लुएंस था वो कम होने लग गया था, क्योंकि अब इंटेलेक्चुअल और कल्चरल लाइफ लोगों की बदल रही थी। क्योंकि चर्च का क्या कहना था कि जो है लोगों की जिंदगी में पीस होनी चाहिए आफ्टर डेथ। तो भाई दो, लेकिन रेनेसा के थिंकर्स कहते थे, इन्होंने इस बात की चर्च को काटा और कहा कि भाई हम हैप्पीनेस इस अर्थ पे क्यों नहीं पा सकते, इस अर्थ पे ही हैप्पीनेस पाए, मरने के बाद किसने देखा है क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। दूसरी बात ह्यूमैनिज्म की, रेनेसा का सबसे बड़ा जो मेन कोर बात थी वो थी ह्यूमैनिज्म। इसका मतलब ह्यूमैनिटी पे फोकस करना रादर दैन डिविनिटी। तो ईश्वर की एक आराधना करना अलग बात है, लेकिन इंसानियत उसके ऊपर आती है, इंसानियत पहले है। अब इनका फोकस ये था कि अब मैन के बारे में, इंसान के बारे में पढ़ो, नेचर के बारे में पढ़ो, ना कि कोई थियोलॉजी करो। कंसर्न ये था कि जो बाकी सारे वर्ल्डली मैटर थे इन्हें रिजेक्ट करा गया और फोकस डाला गया जो लिविंग मैन है, जो दिख रहा है, जो जिंदा है, उसके बारे में, उसकी खुशियां, उसके दुखों के बारे में। रेनेसा एक नई सोच लेकर आया जो इस तरह से थी कि जो ह्यूमनिस्टिक थी, रैशनल थी और सुपरस्टिशियस नहीं थी। ढोंग ढकोसले में अब नहीं पड़ा जा रहा था। जो इंसान का पोटेंशियल है, उसकी डिग्निटी, उसके राइट्स, मेन उस पर ध्यान ज्यादा दिया जाने लगा। धीमे 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 जो आर्ट एंड कल्चर है वो अब मैन और नेचर को लेके होने लगा। जैसे कि मैरी और जीसस को डिपिक्ट करने लगे एज ह्यूमन बींग्स rather than religious सिंबल्स। कुछ आर्टिस्ट जैसे कि बहुत फेमस द विंची, माइकल एंगलो, राफेल, ये सब बहुत जाने माने आर्टिस्ट थे इस रेनेसा मूवमेंट के। जो सब्जेक्ट थीम था पेंटिंग्स का चर्चेस में, अब चर्चेस से बदल के, हेवन या हेल से बदल के अब ह्यूमन फॉर्म्स में होने लगा था। जो चर्चेस में पेंटिंग्स होती थी ना, उसमें यहाँ पे जो थीम था वो हेवन और हेल, मतलब यहाँ पे जन्नत और दोजक मतलब नरक, इससे बदल के ह्यूमन फॉर्म्स में होने लगा। इसलिए ह्यूमैनिज्म वो अगेंस्ट था फैटलिज्म के, जो आप देख सकते हैं। रेनेसा का जो इम्पैक्ट पड़ा वो अगर हम देखें तो यहाँ पे काफी ज्यादा बदलाव आया सोसाइटीज में वेस्ट की। ये अब एक इंसान की जिंदगी को बदल रहा था और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट अभी भी था, वो था वैल्यू सिस्टम। रेनेसा की वजह से क्या हुआ कि अब लोकल यूरोपियन जो है वो लैंग्वेजेस, लिटरेचर जैसे अब इनकी तरफ बढ़ने लगे इंस्टेड ऑफ लेटिन। अब लेटिन लैंग्वेज देख रहे हैं, यहाँ से लेटिन लैंग्वेज जो है वो नीचे हो रही है। दस इसकी वजह से लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज में डेवलपमेंट होने लगा और इससे नेशनल कॉन्शियसनेस भी और बढ़ने लगी। इन द प्रिंस माइकल बेली, इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया स्टेट को जो काफी सुपीरियर था रिलीजन से। एंड मेन सुपियोरिटी जो थी अथॉरिटी की, मतलब मेन जो अथॉरिटी दी गई वो अब दी गई पॉलिटिकल मैटर्स को। पॉलिटिकल मैटर्स को अब रिलीजन से अलग डील करा जाने लगा। इसलिए आप सेकुलरिज्म को भी इस रेनेसा से लिंक कर सकते हो। जो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन है, प्रिंटिंग प्रेस समझते हैं, तो इस प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन फर्स्ट हाफ ऑफ 15th सेंचुरी में हुआ और इसका ये फायदा हुआ कि इससे एजुकेशन अब दूर दराज तक पहुंचने लगी, नए नए आइडियाज लोगों तक पहुंचने लगी। हालांकि जो गरीब लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उस पर इनका कम इम्पैक्ट पड़ा। क्यों? क्योंकि जितनी भी अच्छी बात लिख दो, किसी गरीब खरीद ही नहीं पा रहा है, कोई गरीब पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो क्या फायदा। खैर, साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो है वो भी प्रोडक्ट है इस बदलाव का, इस ट्रांसफॉर्मेशन का। और ये रेनेसा के एरा के एकदम लास्ट में, मतलब करीब 17th सेंचुरी में खत्म हुआ ना, इसके अराउंड ये जो है बदलाव यहाँ पे आने लगा एंड ये 18th सेंचुरी तक चला। जो
व्यूज थे चर्च के फिजिकल इवेंट्स को लेके, अब उनको लोग जो है वो डिस्कार्ड करने लगे, सब खत्म हो चुका था। सिर्फ वही फिनोमिना एक्सेप्ट करा जाता था जिसे एक्सप्लेन कर सकते थे वेरीफाइड मेथड के थ्रू, एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, मतलब समझे कि जिसका रीजन था, जिसे आप बता सकते हो कि आपने पूछा उसका एक रीजन है वैलिड, तो सिर्फ उन्हीं को ही माना जा रहा था। मेन फोकस जो है वो आया अपॉन टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, कैसे? एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से। तो एक बात समझिए कि लोग अब एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे कि ये बात सच होती है कि नहीं। कोपरनिकस ने देखा कि जो अर्थ है वो अपने एक्सेस पे यहाँ पे रोटेट करता है, और इसके साथ उन्होंने हीलियोसेंट्रिक मतलब सन सेंट्रिक थ्योरी को निकाला। इसका मतलब कि अर्थ जो है वो सन के आसपास रिवॉल्व करता है, क्योंकि पहले चर्च क्या कहते थे, चर्च का आइडिया ये था कि सन जो है वो घूमता है अर्थ के आसपास, मतलब समझते हो आप कि अर्थ वॉज इन सेंटर ऑफ यूनिवर्स, इनका अर्थ चर्चों का कहना था, और इसीलिए जियोसेंट्रिक थ्योरी मतलब अर्थ सेंट्रिक थ्योरी वो लोग बोलते थे। फिर एक बात समझा देती हूँ, चर्च का कहना था अर्थ सेंट्रिक मतलब अर्थ सेंट्रल में है और बाकी सारे जो ये हेवनली बॉडीज है ये सब अर्थ के आसपास घूमती हैं। लेकिन यहाँ पे बाद में कोपरनिकस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, और हीलियोसेंट्रिक थ्योरी ने निकाली, सन सेंट्रिक थ्योरी इन्होंने निकाली कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है यहाँ पे सन के अराउंड। चर्च ने इनको बहुत कंडेम्ड करा, ये तो आप जानते हैं, ऐसे टाइम पे तो क्यों नहीं कंडेम्ड करेंगे, आप क्या बोल रहे हैं। चर्च ने काफी कंडेम्ड करा ऑन चार्जेस ऑफ हेरेसी। ब्रूनो जिन्होंने कोपरनिकस को सपोर्ट करा था, उन्हें तो जला दिया गया, सोचिए जिंदा जला दिया गया। गैलीलियो ने इन्वेंट करी टेलीस्कोप को इन्वेंट करा गया 1554 में, एंड इस टेलीस्कोप का यूज करा जाता था हेवनली बॉडीज को स्टडी करने के लिए। इन्होंने कंफर्म करा कि जो कोपरनिकस का ऑब्जर्वेशन था, और यहाँ पे एस्टैब्लिश करा कि जो यूनिवर्स है ये एक ओपन सिस्टम है। क्यों? इन्होंने तो ये बात कही कि जो यूनिवर्स है वो ओपन सिस्टम है, लेकिन चर्च ने कहा था कि यूनिवर्स जो है वो एक क्लोज सिस्टम है और इसे भगवान चलाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जो यूनिवर्स है वो ओपन सिस्टम है एंड अर्थ जो है वो उसका एक छोटा सा पार्ट है। गैलीलियो ये इनको भी चार्ज किया गया ऑफ हेरेसी, एंड इनको अलाउ नहीं करा गया कि वो अब एस्ट्रोनॉमी में काम करेंगे आगे। केपलर, अब यहाँ समझिए कितनी ज्यादती हुई है लोगों के साथ। केपलर जो जर्मनी से थे, इन्होंने एक्सप्लेन किया था मैथमेटिक्स के माध्यम से कि किस तरह से प्लैनेट्स जो है वो सन के आसपास मूव करते हैं। न्यूटन ने इनका जो वर्क था वो कंटिन्यू करा केपलर का, और एस्टैब्लिश करा कि सारी हेवनली बॉडीज जो है वो मूव करती हैं एज पर द लॉ ऑफ ग्रेविटी। एक नाम और आता है बेसेलियस ने अपनी स्टडी ऑफ डिसेक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी के माध्यम से हमें एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया ऑफ एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसके साथ यहाँ पे हार्वे इन 1610 में एक्सप्लेन करा ब्लड सर्कुलेशन। इसकी वजह से मेडिकल साइंस और आगे बढ़ा, उसमें और मदद मिली। कुछ इनोवेशंस जैसे कि एस्ट्रोलेबल का यूज़, कंपस का यूज़, और इन सब चीज़ों का यूज़ और अच्छा शिप्स को डेवलप करने के लिए, बेटर करने के लिए काम आया। जो किसी भी डायरेक्शन में पहले ये था कि भाई ना किसी भी डायरेक्शन में रिस्पेक्टिव ऑफ विंड डायरेक्शन में मूव करती थी, तो इससे क्या हुआ कि नई नई लैंड्स पता चलने लग गई एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी। अब साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि एक नया मूवमेंट आने लगा जिसे कहते हैं एनलाइटमेंट, दैट बिगेन इन 1600s, एंड जो अपनी ये हाइट पे पहुंचा वो मिड 1700s में पहुंचा। एनलाइटमेंट का मेन जो स्ट्रेस था वो ये था आइडियाज पे सेल्फ रूल, बेसिक ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी पे। यही मेन ड्राइविंग फोर्स थी बिहाइंड द मूवमेंट्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ रूल एंड डेमोक्रेसी। यूरोप में या कहीं पे भी अगर हम कहें, हर जगह पे यही मेन मूवमेंट था। अगर हम
एनलाइटमेंट देखें तो इससे हमें ये लगता है कि एनलाइटमेंट ने काफ़ी बड़ा रोल निभाया है अमेरिकन रेवोल्यूशन में, जो कि 1776 में रहा, मतलब हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो 1789 में हुआ था, और एक बहुत जाना माना रशियन रेवोल्यूशन जो कि 1905 और 1917 में हुआ था। ये सारे रेवोल्यूशंस के बारे में हम आगे पढ़ते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं रिफॉर्मेशन पे। हमने रेनेसां और रिफॉर्मेशन की बात की थी। तो रिफॉर्मेशन में हम आपको बताएं कि 16th सेंचुरी में ही रिफॉर्मेशन भी देखने को मिला, जिसे आप दो चीजों में क्लासिफाई कर सकते हो, एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन और दूसरा कैथोलिक रिफॉर्मेशन। आइए दोनों को जानते हैं। देखिए, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत 16th सेंचुरी की शुरुआत में हुई। ये एक ऐसा मूवमेंट था जो कि चर्च की, जो रेडिकल कैथोलिक चर्च थे, उनकी प्रैक्टिसेस और उनकी अथॉरिटी के बिल्कुल अगेंस्ट था। इसकी वजह से प्रोटेस्टेंटिज्म का राइज होने लगा और इनके ऑपोजिशन में क्या हुआ, इसी के ऑपोजिशन में ही इन चर्चों के प्रोटेस्टेंट लीडर्स ने अब प्रोटेस्टेंट चर्चेस को सेटअप करना शुरू कर दिया अलग अलग कंट्रीज में यूरोप की। आप बहुत अच्छे से एक नाम जानते होंगे, मार्टिन लूथर का। तो मार्टिन लूथर के अंदर जो एक मॉन्क थे, उन्होंने अपोज किया था लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस को और दूसरे कुछ चर्च इविल्स को। उन्हीं के अंडर पहला एक प्रोटेस्टेंट चर्च को सेटअप किया गया जर्मनी में 1520 से 1545 तक, अंडर द किंग्स सपोर्ट। जर्मन रूलर्स ने सपोर्ट करा लूथर को, कुछ उनके पॉलिटिकल रीजंस भी थे। इन्होंने ये चाहा कि भाई हमको यहाँ पे फ्रीडम मिलेगा पोप की अथॉरिटी से, क्योंकि पोप सर्वे सर्वा थे, मोनास्ट्रीज में पूरा पैसा जा रहा था, तो इन सब से आज़ादी मिलेगी। और जल्द ही प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन पूरे यूरोप में फैल गया। अब नेशनलिज्म भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। क्यों? क्योंकि अब लोग यहाँ पे कैथोलिक चर्च जो कि रोम में लोकेटेड था, अब उसके भी अब डिस्पाइस थे उसकी अथॉरिटी से। तो हुआ क्या कि इंग्लैंड के अंदर जो किंग हेनरी 7 रहे, इन्होंने कहा कि हम हेड है अब चर्च के। और उसके बाद जो क्वीन एलिजाबेथ 1 थी, इन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड बनाया जो कि ऑफिशियल चर्च रहा। कैसे? इन्होंने कहा कि अब हम जो चर्च है रोम का, उससे अपनी इंडिपेंडेंस लेते हैं, आज़ादी लेते हैं और हम अपना अलग चर्च बनाएंगे। इसके अंदर इन्होंने कुछ रिफॉर्मेशन प्रिंसिपल्स, कुछ बदलाव लाए। प्रोटेस्टेंट चर्चेस ने उन लैंग्वेज का यूज करा जिसे आम लोग बोलते थे, ना कि सिर्फ अमीरों की, जो एलिटिस्ट थे उनकी लेटिन लैंग्वेज। अभी मैं आपको समझाती हूँ। बहुत सारी जो चीजें हैं उन्हें लोकल लैंग्वेज में बदला गया, साथ में बाइबल को भी ट्रांसलेट करा गया लोकल लैंग्वेज में। आपको कुछ याद आ रहा है? हमारा इतिहास याद आ रहा है कि जैसे हमारे यहाँ भी एलिट लोग संस्कृत को बोला करते थे, उसके बाद प्राकृत आई ताकि आम लोगों तक पहुंचा सके। सेम बात ही यहाँ भी देखने को मिलती है। लोकल लैंग्वेजेस का जो यूज हुआ, उससे बहुत लोगों तक रीच पहुंची और नेशनल कॉन्शियसनेस और बढ़ी। और रेनेसां और रिफॉर्मेशन आप कह सकते हो कि यही मेन वजह रहे हैं नेशनलिज्म का यूरोप में। अब रीजन को ज्यादा ध्यान में देने लगे, मतलब रिलीजन से ज्यादा रीजन को कहने लगे कि जिसके पीछे वजह है वो बात सही है, जिसके पीछे वजह नहीं वो बात गलत है। 17th सेंचुरी तक आधा यूरोप प्रोटेस्टेंट चर्चेस को सेटअप कर चुका था। अब दूसरा रिफॉर्म यहाँ देखिए, कैथोलिक रिफॉर्मेशन या काउंटर रिफॉर्मेशन, जो लेट 16th सेंचुरी की बात है। एक ऐसा रिफॉर्म प्रोसेस था जिसे कैथोलिक चर्च ने जिसकी शुरुआत करी थी इस प्रोटेस्टेंट चर्चेस की पॉपुलैरिटी के अगेंस्ट। स्पेन की बात है, जब रिफॉर्मर्स ने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया ऑफ क्लर्जीमैन जो सोल्जर्स ऑफ जीसस के तौर पे काम कर रहे थे। इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जो हैं, इन्हें जीसूट्स कहने लगे और ये फ्रांस गए, जर्मनी गए, ताकि इनके जो फॉलोवर्स हैं, जो दूसरी राह पे चल रहे हैं, वो वापस आ जाए। इन्होंने अपने मिशंस इंडिया, चाइना, अफ्रीका और अमेरिका जैसी कंट्रीज में भी भेजे। इन रिफॉर्मेशंस के बाद
रिलीजियस वॉर्स की शुरुआत होने लग गई अमंग द फॉलोअर्स ऑफ बोथ सेक्ट्स। बहुत सारे फॉलोअर्स को दोनों ही तरफ से अपनी जान भी गंवानी पड़ी। जो प्रोटेस्टेंट्स के अगेंस्ट वायलेंस था इंग्लैंड के अंदर, इसकी वजह से बहुत सारे लोग भाग के नॉर्थ अमेरिका गए, जहां पे इनकी कॉलोनीज बाद में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बनाई। इंग्लैंड के अंदर प्रो कैथलिक रिलीजियस पॉलिसीज जो किंग चार्ल्स वन की थी, उसकी वजह से रिलीजियस वायलेंस जो है बढ़ गई और अब ये इंग्लिश सिविल वॉर में मर्ज हो चुकी थी। इंग्लिश सिविल वॉर 1642 से 51 तक चली थी, जिसे पार्लियामेंटेरियंस और प्रो मोनार्की रॉयलिस्ट के बीच में लड़ा गया था गवर्नमेंट को फॉर्म करने को लेकर। तो अब हम पढ़ेंगे बिगिनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि वॉयजेस की डिस्कवरी 15th सेंचुरी में के एंड में होने लग गई थी। अब हुआ क्या कि इससे बिगिनिंग होने लगी मॉडर्न एज की यूरोप में। अब ये एशिया जैसी लैंड को भी ढूंढ चुके थे, अमेरिकाज बाय यूरोपियंस। एंड अब मैं ये सारी बातें आगे करूंगी जब हम कोलोनिज्म का बात करेंगे। अभी फिलहाल समझ लीजिए और लैंड्स इनको मिलने लगी। इटली ऐसा पहला था जिन्हें वर्चुअल मोनोपोली ट्रेड में लेके पाया था विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाद में ट्रेड और बढ़ा और नए नए लैंड, जैसे मैंने बताया कि अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी ये सब डिस्कवरी होने की वजह से इन लैंड्स की ट्रेड और बढ़ने लगा। इससे इकोनॉमी बहुत सारे यूरोपियन नेशंस की बदली। साथ में कुछ जो डिस्कवरी रही लैंड्स की, वहां से कोलोनिज्म की भी शुरुआत हो गई। जो अर्ली कॉलोनियल पावर्स थी, मैंने आपको बताया, वो रही थी पोर्टुगल और स्पेन। इंडिया के मामले में भी था। और इसके बाद और सारी जो है पावर्स आने लगी, जैसे डच, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह। अब बात आती है कि राइज ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्कीज। तो हुआ क्या कि जो राजा था, किंग और मर्चेंट मतलब व्यापारी, दोनों ने आपस में बढ़िया तालमेल बना रखा था। अब फ्यूडलिज्म जो है मिडिल एजेस तक खत्म हो चुका था। इसकी वजह से किंग के पास और पार आ गई थी और जो स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे वो अब मोनार्क बन रहे थे। मतलब अब सब एब्सोल्यूट मोनार्की बन गए थे। ये बहुत चीज बढ़ने लगी थी और सब कुछ था कि भाई जो ये चाहेंगे वैसे होगा। चर्च पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रहा था। डेनमार्क ऐसा पहला था जिसने एब्सोल्यूटिज्म को यहाँ पे अपने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में 1665 में इंक्लूड करा था। बहुत सारी स्ट्रॉन्ग मोनार्कीज हमें प्रूशिया में देखने को मिलती है। प्रूशिया आज का जर्मनी है। उसके साथ हमने इंग्लैंड, होलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस जैसी कंट्रीज में भी मोनार्की को देखना शुरू कर दिया था। अब बात आती है द राइज ऑफ इंग्लिश रेवोल्यूशन। तो ये देखिए, द राइज ऑफ इंग्लिश रेवोल्यूशन हुआ क्या। एब्सोल्यूट मोनार्की के अगेंस्ट बहुत आवाज उठने लगी इंग्लैंड में। इंग्लिश वॉर, जैसे मैंने बताया, जो कि 1642 से 51 तक चली, ये वॉर लड़ी गई थी पार्लियामेंटेरियंस और, जैसे मैंने बताया था, प्रो मोनार्की रॉयलिस्ट के बीच में। पार्लियामेंटेरियंस जो है वो जो एब्सोल्यूट रूल था किंग ऑफ चार्ल्स वन का, इसके खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि ये एक कुदरती राइट है, ये एक डिवाइन राइट है राजा का, किंग का रूल करना। इन्होंने, लोगों ने अब मना करना शुरू कर दिया कि हम टैक्स नहीं देंगे जो टैक्स किंग लगाते हैं, जब तक के लिए पार्लियामेंट की कंसेंट नहीं मिल जाती, मतलब उनकी मर्जी नहीं मिल जाती। रिजल्ट आप देख सकते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ किंग। मोनोपोली जो चर्च की थी इंग्लैंड की, वो खत्म हुई क्योंकि काफी ज्यादा प्रो कैथलिक थे जो लोग, और इन्होंने कुछ रिफॉर्मेशन प्रिंसिपल जैसे कि डिवोर्स वगैरह को अलाउ ही करा था। तो मोनोपोली जो चर्च की थी इंग्लैंड की ओवर क्रिश्चियन वर्शिप, इसे यहाँ पे एंड हुआ। ये जो इस्टेब्लिश करा गया प्रिंसिपल कि जो किंग है वो बिना पार्लियामेंट की मर्जी के रूल नहीं कर सकता। तो एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया 1688 का इंग्लैंड के अंदर, जिसने लीगली इस्टेब्लिश करा पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को। ये इसी रेवोल्यूशन के टाइम की बात है जब पार्लियामेंट ने पहली बार अपॉइंट करा किंग को रिमूव करा गया और उसके सन इन लॉ द विलियम्स ऑफ ऑरेंज फ्रॉम होलैंड, इनको किंग बनाया गया। इसलिए फ्रॉम अ लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसे इंग्लिश सिविल वॉर ने इस्टेब्लिश करा था,
इंग्लैंड अब बदल रहा था डेमोक्रेसी में, और जिसमें पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी आ गई थी। तो ये हमने पूरी बात करी अभी तक की। नेक्स्ट लेक्चर में हम 7 ईयर ग्लोबल वॉर के बारे में जानेंगे। अब अगर आप मुझे ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फेसबुक पे सिर्फ IS नाम से पेज है, ट्विटर पे आप मुझे IS सिर्फ से फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी सिर्फ IS नाम से पेज है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस लेक्चर की PDF पाने के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू ज्वाइन फॉर वर्क्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।